हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 31 जो बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, मतलब नए पार्टनर को अगर हमारे पार्टनरशिप में एंटर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रोविजंस अगर पहले से ही पार्टनर्स ने किए हुए हैं तो उस हिसाब से ही वो क्या होगा, पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा उस पार्टनरशिप में। लेकिन अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही पार्टनर्स ने नहीं लिख रखी है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के तब होता है सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई उधर। ठीक है, तो उस वक्त सबसेक्शन 1 क्या बोलता है एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners। मतलब अगर कुछ पार्टनर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उस वक्त और सेक्शन 30 का माइनर्स वाला जो प्रोविजन है वो ध्यान में रखते हुए इसके अलावा अगर किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है एज अ पार्टनर तो उस वक्त सारे अदर पार्टनर्स की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये सबसेक्शन 1 बोलता है। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80। सेक्शन 80 हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म डज नॉट देयर बाय become liable for any act of the firm done before he became a partner। मतलब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आने से पहले जो भी बाकी पार्टनर्स ने उसमें जो भी किया होगा, एक्ट होगा, ओमिशन होगा या फिर कोई भी बिजनेस किया होगा, उसके लिए जो न्यू पार्टनर उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है वो लायबल तब तक नहीं होगा जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं होता। मतलब उसके एंटर करने से पहले जो भी उन्होंने किए हुए हैं एक्ट्स, उसके लिए वो जो न्यू पार्टनर है वो लायबल नहीं है। उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद ही वो लायबल होगा। ये बोलता है सेक्शन 31। उसके बाद सेक्शन 32 क्या बोलता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट अगर किसी पार्टनर को लेनी है तो वो कैसे ले सकता है। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। मतलब अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी है तो बाकी सारे पार्टनर्स की वो क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे। फिर दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। मतलब एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर सकते हैं वो बाकी सारे पार्टनर्स के साथ। उसके बाद क्लॉज बोलता है सी दैट वेयर द पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल होगी तो वहाँ पे खुद वो पार्टनर की विल चलती है, मर्जी चलती है, तो उस वक्त क्या करना है देखो, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। मतलब बाकी सारे पार्टनर्स को आपको क्या देनी है, नोटिस देनी है और आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये सेक्शन 32 बोलता है। सेक्शन 32 का सब क्लॉज 2 बोलता है अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम। मतलब वो बोलते हैं कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर वो सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। थर्ड पार्टी से के साथ उन्होंने जो भी एक्ट किया है बिहाफ ऑफ द फर्म, वो उससे क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। अगर भले ही उन्होंने रिटायरमेंट के पहले कुछ भी उनके साथ क्या थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, ये बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम। ठीक है, विथ सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, थर्ड पार्टी ने जो भी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी व्यवहार रखे हो, and such agreement may be implied by a course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। और होता क्या है, ऐसा जो एग्रीमेंट है वो इम्प्लाइड होगा कभी बिटवीन द थर्ड पार्टी और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। मतलब जो बाकी सब पार्टनर्स रहेंगे, जो बाकी फर्म रहेगी, उनके साथ वो थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकती है। कभी जब थर्ड पार्टी को ये नॉलेज हो जाएगा कि मैंने जिसके साथ पार्टनरशिप करी थी वो और जिसने फर्म के बिहाफ में मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जो भी बिजनेस किया हुआ था, वो रिटायर हो चुके हैं, तब जो बची हुई फर्म में पार्टनर्स है उनके साथ थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिजनेस पूरा कर सकती है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है सबसेक्शन 3। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर form a firm, he and partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। मतलब जब तक पब्लिक नोटिस दी नहीं जाती जो रिटायरमेंट ले रहा है वो पार्टनर द्वारा बाकी सब थर्ड पार्टी को, और पेपर पब्लिक नोटिस तो आपने पढ़ी होगी, पेपर में छपाया जाता है ताकि वो पता चले सबको कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। ओके, अगर वो पब्लिक नोटिस
मतलब जब तक नहीं मिलता, जब तक वो देते नहीं हैं, ठीक है, सबके लिए वो रिटायर्ड पार्टनर, तब तक वो लायबल रहेंगे जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या कर रखे। मतलब उन्होंने बाकी पार्टनर्स को बोल दिया कि आई एम गोइंग टू रिटायर, ठीक है, मैं रिटायर हो रहा हूँ ये बता दिया, लेकिन उन्होंने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दी है तो भी वो थर्ड पार्टी को लायबल रहेंगे जब तक उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं देते, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वॉज अ पार्टनर। अगर कोई भी थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देती है कि ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देती है कि वो उस फर्म के क्या थे, मेंबर ही थे, ऐसा अगर वो पार्टी थर्ड पार्टी को पता नहीं होता है, तब उस वक्त क्या होता है, रिटायर्ड पार्टनर लायबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो सबसेक्शन आता है वो देखते हैं। नोटिसेस अंडर सबसेक्शन 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm। मतलब पब्लिक नोटिस या तो वो रिटायर्ड पार्टनर दे या फिर कोई भी दूसरा पार्टनर जो अभी फर्म में बचा है वो भी नोटिस, पब्लिक नोटिस दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 33 जो बोलता है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर क्या होता है वो देखेंगे अभी आप